Unacademy. Let's crack it. आज का डिस्कशन मैं शुरू कर रहा हूं सेल्फ इंडक्टेंस से। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बिना मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट नहीं पढ़ा जा सकता, तो लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस चीज क्या होती है? देखो, जब कोई कॉइल फ्लक्स बनाती है और उस कॉइल का फ्लक्स उसी कॉइल को लिंक करे, उसी कॉइल को लिंक करके उसके अंदर ईएमएफ बनाए, तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन एक प्रोसेस है। देखो, सेल्फ इंडक्शन एक प्रोसेस है, तो हम कहते हैं बाय मीन्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन EMF is induced in a coil responsible for producing flux। यानी जो कॉइल खुद फ्लक्स बना रही है उसी में EMF आ जाए, तो दैट इज योर सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने आपको एक कॉइल दिखाई है, तो देखो इस कॉइल के अंदर मेरे भाई ये करंट जा रहा है। ये करंट जब गोल गोल घूमेगा कॉइल के अंदर, तो ये कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। अब देखो, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स की बात एसी में होती है। मेरे भाई ऐसा नहीं है, फ्लक्स तो एसी हो या डीसी दोनों से बन सकता है, बट ये तो ईएमएफ इंड्यूस जो फैराडेज लॉ है वो एसी पे लगता है। d∅dt आपका डीसी में नहीं आ सकता, लेकिन फ्लक्स जरूर आ सकता है। तो ये एक पॉइंट टू रिमेंबर मैं डाल देता हूं, फ्लक्स एग्जिस्ट इन डीसी बट ईएमएफ एग्जिस्ट ओनली इन एसी। ठीक है, फ्लक्स तो डीसी एसी दोनों में आता है, बट ईएमएफ सिर्फ किस में आता है? एसी के अंदर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रखी हैं चारों तरफ, इससे जो ईएमएफ बना कॉइल के अंदर, तो कॉइल के करंट ने खुद ही मैग्नेटिक फील्ड बनाई, खुद ही ईएमएफ बना लिया। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो देखो, इफ कॉइल produces a flux phi, ठीक है, तो हम पता करते हैं फ्लक्स लिंकेज। अब आप कहेंगे सर ये फ्लक्स लिंकेज क्या चीज है? देखो मेरे भाई, अगर मान लो आपके पास एक कॉइल है, एक रिंग है आपके पास, जैसे मान लो मेरा हाथ एक रिंग है, ठीक है, ये रिंग है। अब इसमें से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास हो रहा है, इसमें से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जारी है। ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जारी है, तो इसमें से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास हो रहा है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से गुजरती हैं, तो उसे हम फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। तो फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द फ्लक्स। तो इसमें से कुछ फ्लक्स पास हो रहा है। अब मेरे बंधु, इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है, ऐसे अगर आप 10 टन लगा दो तो 10 में से फ्लक्स पास होगा, तो टोटल फ्लक्स जो पास होगा दैट विल बी द फ्लक्स लिंकेज। तो फ्लक्स लिंकेज हम कह देते हैं साई विच इज इक्वल टू एन फाई। तो देखो, इस फ्लक्स लिंकेज का क्या मतलब है? ये टर्म आपने बहुत बार देखी होगी। इट इज द टोटल फ्लक्स passing through a coil of n turns। ठीक है, n टर्न्स वाली एक कॉइल से जितना फ्लक्स पास हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज द फ्लक्स लिंकेज। अब हम क्या कहते हैं? देखो,
कोई भी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसके करंट पे डिपेंड करती है, तो उसका फ्लक्स भी करंट पे डिपेंड करता है, तो फ्लक्स लिंकेज भी करंट पे डिपेंड करेगा। तो मेरा कहना मेरे भाई यहां पे ये है दैट B इज प्रोपोर्शनल टू I, which implies phi is proportional to I, which implies psi is proportional to I। तो इसीलिए हम लिख देते हैं psi is equal to Li। ये L क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बना दिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बना दिया, और इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसे आप क्या कहते हो मेरे दोस्त, सेल्फ इंडक्टेंस। और ये हेनरी नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, इसीलिए इसकी यूनिट रख दी गई हेनरी। क्या यूनिट रख दी गई, हेनरी। ये तो समझ आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, फ्लक्स से क्या आ रहा है, फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज इज नथिंग बट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल ऑफ n टर्न्स। इतना बन गया हमारे पास। अब यहां से आप क्या कह सकते हो कि सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का तरीका है फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय द करंट। अब देखो मैं आपको एक सेल्फ इंडक्टेंस निकाल के दिखाता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस में निकाल के दिखाता हूं। या चलो एक काम करते हैं, और बढ़िया कॉइल बनाते हैं। अब देखो ध्यान देना, तो देखो मैं इस पे एक कॉइल बना रहा हूं। ये मान लो एक कोर है, कोर पे मैंने कॉइल बनाई, ठीक है। ये मैंने कोर पे एक कॉइल बनाई। अब मेरे भाई मैं क्या कहता हूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है n एंड इट कैरीज अ करंट I। अब मैं ये कहता हूं कि मेरे को इसकी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा, एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा ना एक एम्पीरियन लूप ले लिया, ठीक है, मैंने ऐसा एक एम्पीरियन लूप ले लिया। बात को सोच के देखो, एम्पीरियन लूप ले लो और इस एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन ऐसे ले लो। समझ आ रही है मेरी बात? ये मैंने एक एम्पीरियन लूप बना के दिखाया आपको। इसका मैं नाम भी डाल देता हूं मेरे भाई, नाम डाल देते हैं कुछ A, B, C और D। अब आप ये देखो, इस लूप के अंदर ये जितने कंडक्टर है ना, ये अंदर की तरफ करंट लेके जा रहे हैं, ये सारे कंडक्टर अंदर की तरफ करंट लेके जा रहे हैं। तो अगर आप लूप यहां पे बना लो, अगर आप लूप यहां पे बना लो मेरे भाई, तो एक्चुअल में आपको क्या दिखेगा कि कुछ कंडक्टर करंट अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। अब मैं कहता हूं इस लूप में कितना करंट एनक्लोज्ड होगा, I एनक्लोज्ड। तो हम कहते हैं भैया ये पता लगा लो कि ये कितनी लेंथ है, तो हम कह देते हैं n इंटू I, ठीक है, I करंट ले जा रहे हैं, या n1 इंटू I कह दो। अब ये क्या कहोगे भाई, n1 क्या है सर, n1 इज टर्न्स इनसाइड लूप। लूप के अंदर जितने टर्न्स आ रहे हैं ना वो n1 है। अब ये टर्न्स कितने होते हैं, ये होते हैं n इंटू L। अब आप कहोगे सर आप तो वेरिएबल पर वेरिएबल डाले जा रहे हो, ये n क्या आ गया, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ आई बात? पर यूनिट लेंथ कितने टर्न्स हैं, दैट इज स्मॉल n, तो nl हो गया। अब आप क्या करोगे, यहां पे ना एम्पियर्स लॉ लगा सकते हो बहुत इजीली, H डॉट dl इज इक्वल टू करंट एनक्लोज्ड। तो ये हो जाएगा H इंटू L, H आता है Ni। अब आप कहोगे सर आपने इंटीग्रेशन H इंटू L कैसे लिख दिया। मेरे भाई देखो,
एच की जो डायरेक्शन है ना वो ये है, तो यहां पे तो एच डॉट डी एल 0 हो जाएगा क्योंकि लेंथ और एच परपेंडिकुलर है। यहां पे भी एच डॉट डी एल 0 हो जाएगा, और यहां पे बाहर आप एच को ही 0 मान लो। देखो ये वाली कॉइल साइड जो है, या ये वाली जो लूप की साइड है एडी, एडी आपकी कोर के अंदर है, तो यहां तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ये बीसी जो है कोर के बाहर चला गया, बीसी जब कोर के बाहर चला गया तो मैंने मान लिया वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही लेंथ को काउंट किया H इंटू एल में, एक ही लेंथ को काउंट किया, चारों नहीं की। दो पे डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, एक पे तो मैग्नेटिक फील्ड खुद 0 थी, तो बचा क्या H इंटू एल। इतना क्लियर हुआ। अब देखो H आने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं B निकाल लेता हूं। मैं कहता हूं भाई B क्या है, म्यू H, म्यू एन आई। फिर मैं कहता हूं भैया फाई बता दो, B इंटू ए। फिर मैं कहता हूं भाई साई बता दो। आप कहोगे सर क्या करना है साई में, एन ही तो मल्टीप्लाई करना है। अब मैं इसको ना देखो ऐसे लिख लेता हूं, ये छोटा n जो था ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था ना, तो n बाय एल कर दिया। दिख रहा है फॉर्मूला बनते हुए जो आपको बचपन से देखा है आपने। तो सेल्फ इंडक्टेंस आ गया म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल, है ना। यही तो शुरुआत से आपने फॉर्मूला देखते आए हो, म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल। तो मैंने आपको यही बताया कि एक कॉइल का इंडक्टेंस कैसे डिराइव किया जाता है। तो इंडक्टेंस डिराइव करने का हमेशा तरीका यही होता है, साई अपॉन आई। क्या होता है, साई अपॉन आई। तो ये चीज का मेरे भाई ध्यान रखना, ये जो साई अपॉन आई वाला मेथड है ना, ये तो आप इवन के पावर सिस्टम में भी कैरी करते हो। पावर सिस्टम में जब आप कंडक्टर की, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम की, 3 फेज 3 वायर सिस्टम की, सभी सिस्टम के इंडक्टेंस निकालते हो, तो निकालते ऐसे ही हो, साई बाय आई। तो पहले साई निकालते हैं फ्लक्स लिंकेज, जैसे देखो यहां पे किया, एच निकाला, बी फाई साई और फिर एल, एच बी साई फाई एल, एच बी साई फाई नहीं फाई साई, साई फाई आजकल क्या है, मैं मूवीज देख रहा हूं ना तो वही याद हो जाता है। ठीक है, एच बी फाई साई एल, समझ आया। तो ये तरीका होता है सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का। ये सभी लोगों को क्लियर है। चलो अब आगे चला जाए। अब चलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरफ। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, देखो सेल्फ इंडक्शन में क्या हो रहा था, एक कॉइल फ्लक्स बना रही थी और खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस करा रही थी। म्यूचुअल में क्या होगा, जो कॉइल फ्लक्स बनाती है वो किसी और कॉइल में ईएमएफ बनाती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, म्यूचुअल इंडक्शन, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज है, ये होता है कि फ्लक्स ऑफ वन कॉइल, फ्लक्स ऑफ वन कॉइल प्रोड्यूसेस ईएमएफ इन अदर कॉइल। और मैंने आपको बताया ना, फ्लक्स तो डीसी एसी दोनों में हो सकता है, लेकिन ईएमएफ सिर्फ तब होगा व्हेन इट इज एसी। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो डी फाई बाई डी टी 0 हो जाएगा। अच्छा देखो, इससे पहले हम आगे बढ़े एक चीज और कर लेते हैं। आपका जो ईएमएफ होता है दैट इज माइनस डी साई बाई डी टी। अब साई तो एल आई है, तो ये हो गया माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहां नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes cause of induction। ठीक है,
इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज ऑफ इंडक्शन, ये बताता है। लेकिन देखो आपको शो कैसे करना होता है, हमेशा पोलैरिटी याद रखना कि जहां करंट एंटर करे, पैसिव एलिमेंट वाली पोलैरिटी आप दिखाएंगे हमेशा E, और E को यहां पे लिखा जाता है LdI/dt। ठीक है, तो ये जो अपोजिशन वाला माइनस साइन है आपको पोलैरिटी में शो नहीं करना पड़ता, पोलैरिटी सीधी है, करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस और फिर माइनस। अब यहां पे म्यूचुअल ईएमएफ की बात हो रही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या मतलब है? करंट इन वन कॉइल प्रोड्यूसेस द ईएमएफ इन द अदर कॉइल। तो अब सबसे पहले देखो हम क्या मानते हैं, ये देखना सिस्टम, यहां I1 करंट जा रहा है कॉइल 1 में। अब कॉइल 1 जो फ्लक्स बना रही है वो दो तरह के फ्लक्स बना रही है, एक तो ये वाला फ्लक्स जो कॉइल 2 तक गया, और एक ये वाला फ्लक्स जो हवा में से पाथ कंप्लीट करके आ गया। इसे कहते हैं लीकेज। क्या बोलते हो? लीकेज। मेरे भाई लीकेज का क्या मतलब है? द फ्लक्स विच डज नॉट रीच द अदर वाइंडिंग और अदर कॉइल इज कॉल्ड एज द लीकेज फ्लक्स। तो मैंने आपको कॉइल 1 में लीकेज और म्यूचुअल दोनों दिखाया है, तो मैं कहता हूं लीकेज फ्लक्स क्या है? Leakage flux is the flux that links only one of two coils। ठीक है, जो दो में से एक को ही लिंक करे। तो देखो मैं क्या कहता हूं, phi1 दो फ्लक्सेस से बना है, phi21 प्लस phi L1। अब ये phi21 क्या है? phi21 इज फ्लक्स इनटू ड्यू टू 1। सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स गया फर्स्ट की वजह से, दैट इज phi21। phi21। अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये बता दो मेरे भाई कि फ्लक्स लिंकेज इनटू कितना होगा? N2 phi21, देखो यहां दिखाया भी है N2 इंटू phi21। फ्लक्स लिंकेज N2 का क्या मतलब हुआ? अगर phi21 फ्लक्स N2 टर्न से पास हो रहा है तो टोटल कितना फ्लक्स लिंक करेगा? N2 इंटू phi21। अब हम कहते हैं कि ये जो phi21 है ये किस करंट के कारण बना है? ये बना है I1 के कारण, और phi21 से बना है, तो ये भी I1 से बना है। तो जब ये भी I1 से बना है मेरे भाई, तो आप ये कह देते हैं psi21 इज प्रोपोर्शनल टू I1। तो आप ना बीच में एक लगा देते हो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, M21 I1। तो M21 क्या हो गया? ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये एक्चुअल में क्या है? ये है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बस ये क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसकी भी यूनिट हेनरी में रखी जाती है, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज बाय करंट है, चाहे सेल्फ हो या म्यूचुअल है, तो फ्लक्स लिंकेज बाय करंट, तो यूनिट सेम आएगी। तो ये M21 हो गया। अब ये M21 क्या हो गया मेरे भाई? This is psi21 by I1, which is N2 into phi21 by I1, N2 into phi21 by I1। अब इतना हमें अगर क्लियर हो जाता है, सिमिलरली आप उल्टा केस भी ले लो। इफ कॉइल 2 carries a current I2 and produces EMF in coil 1। अगर आप उल्टा प्रोसेस ले लो तब भी तो मेरे भाई सेम एनालिसिस कर सकते हो, 1 और 2 को एक्सचेंज करके। समझ आ रहा है? 1 और 2 ही तो एक्सचेंज करने हैं बस। ठीक है, यही करना पड़ेगा।
अब देखो मैं एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं। अभी हमने ये बोला कि जो φ1 है, जो φ1 है ये दो चीजों से बना है, एक तो म्यूचुअल और एक लीकेज, ठीक है, दैट इज म्यूचुअल प्लस लीकेज। तो ये बात तो मेरे भाई पक्की है कि म्यूचुअल वाला लीकेज से कम, म्यूचुअल वाला टोटल से कम होगा। तो मैं ये कहता हूं φ21 is K φ1 and similarly φ12 is K φ2। अगेन 1 और 2 एक्सचेंज किए गए हैं, अगेन बस 1 और 2 एक्सचेंज किए गए हैं। अब आप कहो सर ये K क्या है? ये K मेरे भाई ये बता रहा है टोटल फ्लक्स का कितना हिस्सा म्यूचुअल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स का कितना हिस्सा म्यूचुअल फ्लक्स है, ये हमें कौन रिप्रेजेंट करके दे रहा है? K। तो K रिप्रेजेंट्स म्यूचुअल फ्लक्स अपॉन टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा होगा यानी कॉइल्स की कपलिंग बेहतर है, और म्यूचुअल फ्लक्स कम होगा तो कॉइल्स की कपलिंग बेकार है। इसीलिए इसे कह देते हैं K को कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग अगर हो गया तो देखो आप क्या बोलोगे, M21 is equal to N2 K φ1 by I1 M12 N1 K φ2 by I2। ये जो दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है ना, ये हमेशा बराबर होती हैं, ये हमेशा आपकी इक्वल होती हैं M के। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो, M स्क्वायर N1 N2 K स्क्वायर φ1 φ2 बाय I1 I2, ये आया, ठीक है मेरे भाई। अब एक बार आपके पास ये वैल्यू आ गई, एक बार आपके पास ये वैल्यू आ गई, अब मैं क्या कहता हूं कि M स्क्वायर, ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने ना ऐसे क्लब कर ली टर्म्स, मैंने ये टर्म्स आपकी क्लब कर ली। अगर आपने क्लब कर ली मेरे भाई तो ये बन गया। तो यहां से K जो है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, will be M by under root L1 L2। ये आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस बाय अंडर रूट सेल्फ इंडक्टेंस। अब K अगर लेस देन 1 है तो अंडर कपल्ड, और यही प्रैक्टिकल होता है कि K एक 1 से छोटा हो, और K अगर 1 से बड़ा है या पहले तो 1 के बराबर है तो ये होती है आइडियल कपलिंग। आइडियली कि लीकेज हो ही ना, K1 का मतलब क्या है कि लीकेज हो ही ना, सारा फ्लक्स कौन हो, म्यूचुअल। टोटल में अगर सारा फ्लक्स म्यूचुअल है यानी कोई लीकेज नहीं है, दैट इज आइडियल कपलिंग, दैट इज आइडियल कपलिंग, ओके। और K ग्रेटर देन 1 तो प्रैक्टिकल ही नहीं है सिनेरियो, क्योंकि वहां पे म्यूचुअल टोटल से भी ज्यादा है, यहां आपका म्यूचुअल टोटल से भी ज्यादा है, तो दिस इज इम्प्रैक्टिकल, दिस इज इम्प्रैक्टिकल। बात समझ आ रही है? तो इसी वजह से मेरे भाई K लेस देन 1 प्रैक्टिकल होता है, और K लेस देन 1 के अंदर आपका क्या है, K इज M by under root L1 L2 म्यूचुअल इंडक्टेंस बाय अंडर रूट L1 L2।
ये आपका K बनता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब देखो, जैसे आपको पता है कि फ्लक्स लिंकेज, जैसे ऐसा सोचो, एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि सेकंड वाली वाइंडिंग में कितना फ्लक्स जा रहा है, Mi1। तो जब आप EMF लिखेंगे मेरे भाई -d∅2/dt, तो इट विल बी -M/di1/dt। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली E1 विल बी -M/di2/dt। यानी देखो फॉर्मूला सिमिलर है, लेकिन 1 वाला EMF डिपेंड कर रहा है 2 वाले करंट पे, और 2 वाला EMF डिपेंड कर रहा है 1 वाले करंट पे। अब आप कहोगे कि सर आपने सेल्फ इंडक्टेंस की तो पोलैरिटी बताई, इसकी पोलैरिटी क्या होगी? तो मेरे भाई अभी इसकी पोलैरिटी नहीं बताऊंगा, इसकी पोलैरिटी इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी होती है। इसकी पोलैरिटी के लिए ना मॉडल बनाना पड़ता है एक डिपेंडेंट सोर्स के साथ। वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस सीरीज की अगली वीडियो में कि कैसे आप म्यूचुअल इंडक्टेंस का मॉडल बनाते हो और फिर किस तरह से नेटवर्क एनालिसिस पूरा परफॉर्म करते हो। ये सारी चीजें देखेंगे लेकिन अगले वीडियो में। अभी आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस क्लियर होना चाहिए कि एक कॉइल ने फ्लक्स बनाया, कुछ फ्लक्स लीक हो गया, कुछ दूसरी कॉइल तक गया। जो दूसरी कॉइल तक गया वो था म्यूचुअल फ्लक्स। मैं नाम भी डाल देता हूं, ये वाला फ्लक्स क्या है? दिस इज योर म्यूचुअल फ्लक्स। इसके कारण अगर दूसरी कॉइल में ईएमएफ बना तो दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिटवीन फ्लक्स लिंकेज एंड योर करंट। ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है। देखो ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एनर्जी इन सेल्फ इंडक्टेंस। ये तो सब लोग जानते होंगे मेरे भाई, म्यूचुअल का मैं डिराइव कराऊंगा, बट सेल्फ का तो सब लोग जानते हो ना, ½ L/I²। लेकिन मुझे डिराइव करना है मेरे भाई म्यूचुअल का। देखो ध्यान देना, म्यूचुअल का एनर्जी आप जानते हो E2 इज -M/di1/dt। अब मैं P2 कहता हूं, P2 क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर इन कॉइल 2। इंस्टेंटेनियस पावर का क्या मतलब होता है? पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर पावर टाइम पे डिपेंडेंट है तो 1 सेकेंड पे कितनी पावर है, 2 सेकेंड पे कितनी पावर है, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। तो P2 होगा E2I2 -Mi2di1/dt, -Mi2di1/dt। अब मैं इसके बाद क्या करता हूं, मैं कहता हूं एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी मेरे भाई, P2dt। dt कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गई Mi1I2। di1 का इंटीग्रेशन तो i1 बनेगा। तो अब आप कह सकते हो कि भाई एनर्जी जो होती है मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में, तो देखो ऐसे होती है, ½L1I1² ½L2I2² प्लस माइनस Mi1I2 प्लस माइनस Mi1I2। ठीक है, अब यहां पे प्लस माइनस क्यों लगाया? प्लस का मतलब है मेरे भाई कि दोनों सर्किट, दोनों कॉइल एडिटिव कपलिंग में है, और माइनस का मतलब है दोनों कॉइल
सब्ट्रैक्टिव कपलिंग में अगर आप मेरा पिछला लेक्चर देखेंगे डॉट कन्वेंशन वाला, तो वहां मैंने ये एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव कपलिंग बहुत अच्छे से बताया है। तो ये आपकी एनर्जी स्टोर्ड होती है एक मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के अंदर, हाफ Li² होती है सेल्फ में और Mi1 I2 होती है म्यूचुअल के